आज हम आयनिक बॉन्डिंग और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग जो है जिसको हम दिखाएंगे आपको किस प्रकार से ये होती है। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इससे पिछले लेक्चर में हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि कितने टाइप के बॉन्ड होती हैं, है ना। अब बॉन्डिंग होती क्यों है, अब उसके ऊपर एक एक करके चर्चा की जाएगी। तो पहले आप हेडिंग डाल दें आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है विद सर शॉर्टकट की। ये ध्यान रखना, इसमें बहुत सारी आपको शॉर्टकट कीज मिल जाएंगी। तो इसके लिए आपको पहली बात ये ध्यान रखनी है, ये बनता है ना। तो ये बनता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू another एटम। इसमें क्या होता है, एक एटम कंप्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे देता है। जैसे ये देखिए, इसका होता है एटॉमिक नंबर 11, इसका 70। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे दे देता है। तो बताइए क्या बनेगा। इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसने दे दिया, तो ये क्या बन गए, आयंस, है ना। अब आयंस के बीच में क्या लगता है आप जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये काम करता है इनके बीच में। तो ध्यान रखना, ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, क्योंकि इसमें बॉन्ड थोड़ी बन रहा है कोई। तो दे हैव नो डायरेक्शन, या इनकी कोई शेप नहीं होती। चाहे आप Na+ के यों Cl- लगा दो, चाहे यों लगा दो, चाहे यों लगा दो, कहीं से भी लगा दो, ये तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका कोई डायरेक्शन थोड़ी है। तो इनका कोई डायरेक्शन नहीं होता, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इसी वजह से इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। हो रहा है क्लियर। तो पहली बात तो ये ध्यान रखने की, इसमें एक एटम दूसरे एटम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है। दूसरी बात ये ध्यान रखिए, ये बनता कब है, इसके लिए एक मेटल होना चाहिए और दूसरा नॉन मेटल होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन देने वाला होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला होना चाहिए। मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। हो रहा है क्लियर। तीसरी बात ये ध्यान रखिए कि ये जो आपने बनाया है आयनिक बॉन्ड, देखो इसमें क्या बन रहा है, आयंस बन रहे हैं ना। तो इसमें फॉर्मेशन होता है आयंस। हो रहा है क्लियर, लिख लीजिएगा। और एग्जाम्पल देखने हो तो आप देख सकते हो, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका कॉन्फ़िगरेशन करिए, और 17 होता है क्लोरीन का, इसका करिए। अब देखो इसके बाहर एक्स्ट्रा 2 हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दे देगा, एक इसे दे देगा। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये बन गए। हो रहा है क्लियर। ये इसका लुईस स्ट्रक्चर भी कहलाता है, ऐसे लिख सकते हो आप। लेकिन हो गया क्लियर। अब हम आपको बताते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो यहां लिख लीजिए प्रॉपर्टीज। तो देखिए 3-4 तो इंटरकनेक्टेड हैं। पहला, दे फॉर्म आयंस,
ये आयंस बनाती है। जैसे भी ध्यान है आपको, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने ले लिया, या MgCl2 आपने लिखा, तो दे फॉर्म आयंस। और आपको मालूम है कोई भी चीज गुड कंडक्टर किसकी वजह से होती है? आयंस। लेकिन जब ये सॉलिड स्टेट में होती है तो ये बेड कंडक्टर होती है। तो लिखो दे आर बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। क्योंकि आप देखोगे सॉलिड स्टेट में ये NaCl जो है ये एक दूसरे को पकड़े रहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, जबकि इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से होती है? फ्री आयंस की वजह से, है ना। तो ये होता है बेड कंडक्टर। लेकिन इन मॉल्टन स्टेट जब इसको पिघला दिया जाता है तो ये बॉन्ड कमजोर पड़ जाता, आयंस अलग हो जाती है, चीज गुड कंडक्टर हो जाती है। या आप ले लो एक्वस मीडियम में, पानी में डाल दो, क्या होता है? दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू वीकन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपने सुना है इनके बीच में फोर्स लग रहा है, लेकिन अगर आप इसी को वाटर में डाल दो तो ये F/81 हो जाता है, इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट वाटर का 81 होता है। तो बीच में लगने वाला फोर्स इतना कमजोर हो जाएगा तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, गुड कंडक्टर हो जाएगा, है ना। ये है मुख्य कारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तीसरा आपको मालूम है जिनमें आयंस होता है उनकी शेप तो होती नहीं, है ना। तो दे हैव नो डायरेक्शन और नो शेप, ऐसे बोलो। और जिनका डायरेक्शन ही नहीं है, आप जानते हो वो आइसोमेरिज्म ही शो नहीं करेंगे। इसी में लिख लो दैट इज डू नॉट शो आइसोमेरिज्म। क्योंकि आइसोमेरिज्म कौन शो करते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला हो, तो इनका तो स्ट्रक्चर ही नहीं होता, है ना। तो ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करती। चौथा क्या है? चौथा ये है कि ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है आयंस पोलर, और वाटर भी पोलर है, तो लाइक डिसॉल्व लाइक, इसलिए ये पानी में सॉल्युबल हो जाए। तो दे आर सॉल्युबल इन वाटर, मतलब पोलर सॉल्वेंट, है ना। देखो ये वाटर, ये NaCl है, तो ये भी पोलर है, चार्जेस पे ये भी पोलर है, तो है ना। आपने सुना है लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब अगर आप पोलर हो तो आप पोलर चीज में डिसॉल्व हो जाओगे। इसलिए कोवलेंट कंपाउंड पोलर नहीं होते हैं तो वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होती। तो दे आर सॉल्युबल इन वाटर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिए। हो रहा है क्लियर? पांचवा, इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, तो ये कैसे होंगे? रिजिड होंगे। दे आर रिजिड, किसकी वजह से? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
लिख लीजिए। और एक दो प्रॉपर्टी आपको बताती हूँ। ये हो गई 5 क्लियर। अब 6th में यहां लिखता हूं जगह की वजह से। 6th ये है कि दे शो, क्या शो करती, आइसोमॉर्फिज्म। ये क्या होता है लिखें। इसका मतलब होता है कि जो एनाइन और कैटाइन है उनका जो साइड है ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है दोनों का सिमिलर 3D स्ट्रक्चर होना चाहिए। और तीसरा क्या है आप देखोगे, दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन को जो सेटिस्फाई कर दे उन्हें कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। तो वो ये शो करती है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपने सोडियम फ्लोराइड ले लिए और ये ले लिए, दोनों आयनिक कंपाउंड। अब कोई पूछे ये क्या दोनों आइसोमॉर्फिज्म करेक्टर शो करती हैं, लिखिए। तो अब आप Na और Mg को देखो। पीरियोडिक टेबल में 3rd पीरियड में ये दोनों एक साथ आते हैं और पीरियड में साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, दोनों बगल बगल में आते हैं। इसका मतलब इन दोनों का साइज लगभग सेम। और अगर आप आगे बढ़े तो आप देखोगे O के बाद F आता है एक ही पीरियड के अंदर, तो इनके साइज में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना। तो इन दोनों के साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं। एनाइन और कैटाइन दोनों लगभग एक जैसे है ना। Na और Mg बगल बगल में साइज लगभग सेम है। F और O की कंपेयरिंग कराएं एनाइन की तो ये भी बगल बगल में आते हैं, साइज सेम है। तो आप कहोगे ये दोनों आइसोमॉर्फस। और एग्जाम्पल लेना चाहें, मान लो अगर किसी ने पेपर में आपसे ये पूछ लिया क्या ये दोनों ये करेक्टर शो कर रहे हैं, तो आप देखो Cl तो दोनों में सेम है, लेकिन Na और K की बात करोगे तो Na और K एक ही ग्रुप में आते हैं, पीरियड में नहीं ग्रुप में। और ग्रुप में नीचे जाने पर साइज में बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाता है। इसलिए इन दोनों का साइज में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, इसलिए ये दोनों ये करेक्टर शो नहीं करेंगे, है ना। ये बात ध्यान रखें। 7वीं करेक्टरिस्टिक्स है कि जो Mp और Bp होता है ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर हाई। इनका Mp Bp बहुत ज्यादा है। आप कहेंगे आपको कैसे मालूम? देखो ये Na है, ये Cl है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े हुए हैं। तो आप इनको अगर अलग अलग करना चाहें तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। तो अगर आप इसको मेल्ट करेंगे या वेपराइज करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, तो चूंकि ये स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े हैं तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इनको अलग करने के लिए। इसलिए इनके एमपीवीपी हाँ लिख लो, बिकॉज दे आर हेल्ड टुगेदर बाय strong इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये रीजन भी पूछ लेते हैं कि ऐसा क्यों है, तो आप रीजन दे सकते हो ये बात। इसलिए जो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं ये वाला बॉन्ड, इनका एमपीवीपी हाई होता है। 8वीं करेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं, है ना, ये आयनिक बॉन्ड जो बना रहे हैं ये बहुत फास्ट होती हैं और इंस्टेंटेनियस होती हैं। तो लिख लो आयनिक रिएक्शंस आर फास्ट एंड इंस्टेंटेनियस।
ये आपको केमिकल काइनेटिक्स वाले 12th के चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, है ना। स्लो रिएक्शन रेट डिटरमाइन करते हैं, ये रेट डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत फास्ट होते हैं। क्यों होते हैं? लिख लो, ड्यू टू इंटरएक्शन बिटवीन द अपोजिट आयंस, है ना। अपोजिट आयंस के बीच में अट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। तो ये सब हम जो पढ़ रहे थे, ये इसकी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं इसको, ऐसे करें। अब आपको बताते हैं कि जो आयनिक बॉन्ड बन रहा है, इसमें ध्यान रखिए कुछ कंडीशन होती है कि ये बनता कब है। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, देखिए क्या स्थिति होती है, आप चेहरे की स्थिति देखिए। क्यों? बरसात के दिन है, इस समय भयंकर बरसात पड़ रही है बात। और आपको एक चीज बताएं, बड़ी मेहनत से वीडियो तैयार होता है, क्योंकि आप पंखा नहीं चला सकते, एसी नहीं चला सकते, है ना। उसकी जो साउंड होती है वो आपको वीडियो में सुनाई देगी, इसलिए सबको बंद करके इसे बनाया जाता है। सोचिए कितनी मेहनत रहती होगी इसके पीछे, है ना। इसलिए आपसे बार बार कहते हैं वीडियो को देखें, लाइक करें नहीं करें आपकी इच्छा है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, है ना, लेकिन वीडियो को देखें क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगी होती है सब टीचरों की। तो कोई भी टीचर हो, आपको जो अच्छा लगे, लेकिन ध्यान रखें उसकी मेहनत बहुत रहती है इसके अंदर, है ना? तो इसको लिख लो, फिर इसके आगे बताते हैं। ये लिख लिया आप। अब इसके बाद कंडीशन बताते हैं आप, आयनिक बॉन्ड बनता कब। तो उसके लिए 3-4 बातें देखें, यहां लिख लो, फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। ये फेवरेबल कंडीशन कौन कौन सी होती है? तो पहली तो सबको मालूम है, एक ए एंड बी, मान लो एक एलिमेंट ए एक बी फॉर्म इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। अगर मान लो ए और बी इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, इसका मतलब ए शुड बी मेटल, एक इलेक्ट्रॉन देने वाला होना चाहिए, या ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए, या ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रॉन डोनर होना चाहिए, कुछ भी लिख लो। एंड बी शुड बी नॉन मेटल, बताया था थोड़ी देर पहले, एक इलेक्ट्रॉन देने वाला होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला, क्योंकि डेफिनेशन ही है ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू और मोर देन टू एटम। तो ट्रांसफेरेंस मतलब एक दे रहा है एक ले रहा है, क्लियर होगा। एंड वाइसा वर्सा, उल्टा भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि ए मेटल माना है आपने, ए को नॉन मेटल मान लो, बी को मेटल मान लो। दूसरी कंडीशन ये है कि जो डिफरेंस है बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी, इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है शुड बी ग्रेटर देन 1.7। ये 1.7 से ग्रेटर होना चाहिए। आपको ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे दी जाएगी, आप डिफरेंस देख लो, अगर इससे ग्रेटर आ रहा है तो समझ लेना वो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तीसरा, अब देखो ये मेटल है, तो मेटल बनता कब है? सोचिए, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने को क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी।
तो आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है कि अगर तुम्हारे पास ये इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, आप इसको निकालो, यहां पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी क्योंकि यहां अट्रैक्शन हो रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी जो है यहां एब्जॉर्ब हो रही है, आपको लगानी पड़ रही है। तो अगर कम एनर्जी निकालने पे ही काम चल जाए, तुरंत ये इसमें कन्वर्ट हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि हम चाहते हैं इस बॉन्ड को बनाने के लिए हमें M+ चाहिए, है ना भाई। आपको मेटल आयन बनाना है तभी तो बॉन्ड बनेगा, M+ और N-। तो इसका मतलब आपको बहुत कम एनर्जी लगानी पड़े तो बहुत बढ़िया। तो आपकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो मिनिमम होनी चाहिए, कम एनर्जी में ही इलेक्ट्रॉन निकल जाए, बहुत बढ़िया। या N मान लो नॉन मेटल। नॉन मेटल कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है। मेटल और नॉन मेटल ही तो मिलेंगे तभी तो बनेगा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन लेने को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसमें एनर्जी रिलीज होती है ना। तो आप ये बताइए, इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो आपको मालूम ही है क्या होगा, चीज स्टेबल होती चली जाएगी। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए। समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए अगर एनर्जी ज्यादा रिलीज हो गई तो हमारे पास एनर्जी कम बचेगी, और सब बच्चे जानते हैं जो एनर्जी होती है वो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, पिछले लेक्चर में समझाया। तो अगर एनर्जी ज्यादा रिलीज हो गई तो हमारे पास सिस्टम के पास एनर्जी कम रह जाएगी, एनर्जी कम होगी मतलब स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो एक तो पहला है आयोनाइजेशन एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। और तीसरा, अब ये दोनों मिलने जा रहे हैं और बना रहे हैं आयनिक बॉन्ड। तो इसको बोलते हैं, जो आयन्स आपस में मिलकर ये कंपाउंड बना रहे हैं, इसको बोलते हैं एनर्जी को लैटाइस एनर्जी। तो आपको मालूम है दो चीज मिलकर एक चीज बनाएगी, इसका मतलब रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक, एनर्जी रिलीज होगी। तो वही वाला केस हो गया, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो इस सिस्टम के पास एनर्जी कम बचेगी तो वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब लैटिस एनर्जी भी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो लैटिस एनर्जी क्या होता है आगे बताएंगे। एक मोल कंपाउंड बना, किससे बना, अपने आयन से, तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो कहलाती है लैटाइस एनर्जी। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो सिस्टम के पास एनर्जी क्या बचेगी, कम। एनर्जी कम मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी। तो तीन बातें ध्यान रखिए। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के लिए कंडीशन है आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लैटाइस एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन देखिए यहां तक समझ में आ गया आपकी कंडीशन। अब आपको इसके बाद बताते हैं, देखिए इलेक्ट्रोवैलेंसी कैसे चेक करते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस्ट टू कंप्लीट देयर ऑर्बिट। तो जैसे किसी से कहा गया कि ये ग्रुप फर्स्ट है, तो बताइए इसके अंदर कौन आता है, लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है ना। तो इन सब के बाहर इलेक्ट्रॉन आपने देखा है कितना होता है, एक होता। ग्रुप फर्स्ट का मतलब बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो अपना ये बताओ, एक इलेक्ट्रॉन चाहेगा निकाल दूं या 7 इलेक्ट्रॉन और लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लूं। तो ये चाहेगा एक इलेक्ट्रॉन निकाल,
इजीली, और बाहर 8 हो जाएंगे, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए यही तो लिखा है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करे या लॉस्ट कर दे, तो ये निकालना पसंद करेगा एक इलेक्ट्रॉन, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी जो है वो 1 हो जाएगी। जैसे अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूं, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, है ना, तो इसका आपने पढ़ा है कॉन्फ़िगरेशन, इसका 12 होता है, इसका 20 होता है। तो बाहर इसके 2 आ रहे हैं, तो बताओ ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा या 2 निकालना? 2 निकालना। तो जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है या ले रहा है वही इलेक्ट्रोवैलेंसी, है ना। ऐसे ही आप आगे बढ़ो, डी ब्लॉक की बात करेंगे नहीं, उसकी वेरिएबल होती है, आपने पढ़ा है। अब आप आ जाओ पी ब्लॉक में, 13, 14, 15, 16, 17, है ना। तो आपने देखा ग्रुप 13 के बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 3। इसके बाहर वाले शेल में 5, इसके बाहर वाले शेल में 6, इसके साथ, यही तो होता ग्रुप का मतलब। अब बताओ, जिसके बाहर 3 होते मान लो, तो वो 8 करने के लिए 3 देना पसंद करेगा या 5 लेना? 3 निकालना आसान, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 3। 5 वाला चाहेगा 3 और मिल जाए, 5 निकालना थोड़ी पसंद करेगा, 3 लेना इसके लिए ईजी होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब समझ में आ गई ना आपके बात? 7 वाला चाहेगा 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। क्लियर हो रहा है? 4 वाला मैंने लिखा नहीं है ग्रुप 14, क्योंकि आप जानते हैं वो बनाता ही नहीं है इलेक्ट्रोवैलेंट, वो तो कोवैलेंट बनाता है, कार्बन सिलिकॉन, है ना। तो ये था, आपको इलेक्ट्रोवैलेंसी कैसे निकाली जाती है ये बताया गया है। जो इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है या दे रहा है, आप बाहर चाहता है 8 हो जाए, तो वही कहलाती है इलेक्ट्रोवैलेंसी। लिख ले, हो गया क्लियर? ये वीडियो अगर आपको इसमें मजा आ गया हो, है ना, लेक्चर 2 में, जिसमें आपको पूरा आयनिक बॉन्ड के बारे में या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में समझाया है, तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत रहती है, ध्यान रखें, और इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है, ये भी ध्यान रख लें। लिख